बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब टॉपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। Isotopes of the same elements whose nuclei are unstable and emit excess energy in the form of radiation are called radioactive isotopes। यानी ऐसे आइसोटोप्स किसी भी एक एलिमेंट के जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। किस फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में। ये क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाते हैं। और ये वाला प्रोसेस जिसमें कोई भी एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप कन्वर्ट होता है, यानी वो अपने अंदर से एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करता है, वो फिनोमिना क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। आप इसकी एग्जांपल यूँ कंसीडर कर लें कि कोई भी एक जैसे पर्सन है, उसको गुस्सा आया हुआ है, तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होता है। गुस्से में कोई भी इंसान स्टेबल नहीं होता। तो वो क्या करेगा? वो अपना गुस्सा कभी किसी चीज़ पे निकालेगा, कभी किसी चीज़ पे निकालेगा। फिर क्या होगा? वो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा? उसकी जब एनर्जी डाउन हो जाएगी, उसका गुस्सा जब कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा और वो बैठ जाएगा। ये एग्जांपल आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप पे ले रहे हैं कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसा आइसोटोप है किसी भी एक एलिमेंट का जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो वो क्या करेगा? अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करता जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? वो किसी एक ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कि वो उसकी एनर्जी क्या होगी? बहुत कम होगी और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल की तरफ मूव कर जाती है। आपको पता है नेचर में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है, तो सेम इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा या गैमा पार्टिकल्स अपने अंदर से रिलीज़ करते हैं ताकि इनकी एक्सेस एनर्जी क्या हो? वो कम हो और वो स्टेबल हो जाए। इसकी एग्जाम्पल आप देखें तो हाइड्रोजन के लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप्स देखे थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम दे आर स्टेबल, जबकि हाइड्रोजन का ये वाला जो आइसोटोप है ट्रिटियम, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। इसका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। वो अपने न्यूक्लियस के अंदर से क्या करेगा? रेडिएशंस को रिलीज़ करेगा। देयरफॉर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आप इसके एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? ट्रिटियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब जब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या करता है? अपने न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशंस को रिलीज़ करता है, यानी अल्फा, बीटा या गैमा इस तरह के पार्टिकल्स को क्या करता है? अपने न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज़ करता है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज़ करेगा, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन्स, एक होता है न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के नंबर में चेंजिंग आएगी। तो जब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर में चेंजिंग आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा? किसी भी एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर या मास में चेंजिंग आएगी। तो जब एटॉमिक नंबर या मास में कन्वर्जन होगी, आपको पता है कि कोई भी एक एलिमेंट जब एटॉमिक नंबर चेंज करता है तो वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सेम इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी क्या होता है? जब वो अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज़ करता है तो वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट आफ्टर एमिटिंग रेडिएशन। रेडिएशन को रिलीज करने के बाद वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव डिके। और अगर एक आइसोटोप अपने दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होने के बाद स्टेबल नहीं हुआ, वो तीसरे में कन्वर्ट होगा, फिर तीसरे से चौथे में कन्वर्ट होगा, चौथे से पाँचवें में, सोन फिर किसी एक स्टेबल आइसोटोप पे जाके वो रेडिएशन रिलीज करना रोक। अब ये वाला प्रोसेस जिसमें अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में कन्वर्ट हो रहा है, वो वाला प्रोसेस डीके सीरी कहलाती है, या इसको आप रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज का भी नेम दे सकते हैं। अब आगे इसकी डिके, रेडियो एक्टिव डिके की एग्जांपल देखें आप कि यूरेनियम 238 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एटॉमिक मास इसका 238 दिया गया है एंड 92 उसका एटॉमिक नंबर है, अब यूरेनियम 238 क्या करेगा? अपने अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स की फॉर्म में ये यूरेनियम अपने अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा और वो किस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम 234 एंड 90 में। जब भी कोई एक एलिमेंट अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करता है
उसका मैस नंबर डिक्रीज़ होता है, उसका मैस नंबर कम होता है बाय 4, यानी 8 है ना 238, उसमें से 4 को माइनस करेंगे क्योंकि अल्फ़ा में 4 मैस इसका चला गया हुआ है, तो 234 हो जाएगा। सिमिलरली 92 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा बाय 2, यानी कोई भी अगर एक आइसोटोप, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप अपने अंदर से जब अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करेगा तो उसका एटॉमिक मास डिक्रीज होगा बाय 4 एंड इस एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2। अब नेक्स्ट थोरियम इज आल्सो अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, थोरियम 234 फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा, फर्दर अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में ये अपने अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टेनियम 23491 में। अब जब कोई भी एक एलिमेंट अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है तो उसका मैस नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है बाय 1, यानी कोई भी बीटा पार्टिकल जब निकलेगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 में इंक्रीज़ होगा। जब एटॉमिक नंबर 90 से 91 होगा तो 91 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटेक्टेनियम, तो इसका क्या मतलब हुआ, थोरियम कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटेक्टेनियम में। अब ये जो प्रोटेक्टेनियम है इट इज़ आल्सो अनस्टेबल, ये फर्दर काफ़ी एलिमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद लास्ट पे जो स्टेबल आइसोटोप होगा, दिस इज़ द लेड, लेड 206 एंड 82, इट इज़ अ स्टेबल आइसोटोप जो कि लास्ट पे जाके यूरेनियम 238 की सीरीज इसमें जाके ख़त्म होगी लेड 206 पे। या ये वाला एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल है और अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज़ नहीं करेगा आफ्टर फर्दर स्टेप्स। और ये जो बिस्मुथ कन्वर्ट हो रहा है थैलियम एंड अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में ही, तो ये भी इसी सीरी का यूरेनियम 238 की सीरी का ही एक स्टेप दिया गया है इसमें। तो आपने जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन जब वो पूछी जाएगी तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल, ये 2 स्टेप्स इनफ है लिखने के लिए एग्जांपल के लिए। अब इसके बाद देखिए साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में हर साल तकरीबन 98% एटम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी डेली हम फूड ईट अप करते हैं, डेली हमारी बॉडी में नए से नए आइटम्स बनते हैं, नए से नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी हर साल में 98% एटम्स क्या कर लेती है, रिप्लेस कर लेती है। अब नीचे आपकी बुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिया गया है, वाई डज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिट रेडिएशन। अब हमने कहा कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिट को रेडिएशन को एमिट क्यों करता है, क्योंकि बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर unstable and to make it stable it emits excess energy in the form of radiations। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर सेम इसी तरह, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस आर हाईली अनस्टेबल एंड देयरफॉर दे एमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन टू मेक देम स्टेबल। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपकी जो बुक में दिया गया है बॉक्स में, उसने क्या कहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच डिसइंटीग्रेट्स टू गिव अ स्टेबल एटम। किसी भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एग्जांपल दें जो कि टूट कर किस में कन्वर्ट होता है, किसी भी एक स्टेबल में। मैंने यूरेनियम 238 की सीरीज अभी आपको बताई है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टेप्स, यानी इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये एक लास्ट में लेड 82 एंड 206 में ये कन्वर्ट होता है एंड लेड इट्स अ स्टेबल, जबकि यूरेनियम 238 क्या है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल और आफ्टर रिलीजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टेबल एलिमेंट। तो ये आप एग्जांपल इसमें ये वाली दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी देखें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस हैं। हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस किया है, अब आगे हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये क्यों यूज़फुल है, इसकी जो रेडिएशंस हैं हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़फुल होंगी। सबसे पहले है इसका मेडिकल इमेजिंग, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज़फुल इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में किस तरह से यूज़फुल होंगे, डॉक्टर्स वगैरह क्या करेंगे, वो रेडियो एक्टिव कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको, यानी उसको फ्लूइड फॉर्म में लेंगे और उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। बॉडी के अंदर जब वो इसको इंजेक्ट करेंगे तो वो उसकी मूवमेंट देखेंगे। अब ये जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, जो ट्रेसर है, वो अपने ऊपर ग्लूकोज मालिक्यूल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। अब जहाँ पर अब नॉर्मल सेल्स होते हैं, जहाँ पर कैंसर सेल्स वगैरह होते हैं या ट्यूमर है, वो अपने ऊपर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर बॉडी के इस पार्ट में इस फ्लूइड ने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो की है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ट्यूमर मौजूद है। तो वो क्या करते हैं, फिर डॉक्टर्स उस जगह पे स्पेशल कैमराज यूज़ करते हैं और वो
फ्लूइड की मदद से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप के फ्लूइड की मदद से वो चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर बॉडी में प्रॉब्लम है, कहाँ पर कैंसर सेल या ट्यूमर सेल्स मौजूद हैं, और फिर वो इस तरह इमेज वगैरह ले लेते हैं और इसको डिटेक्ट, जिसमें टेक्नीशियम 99 मेटास्टेबल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मिलती है। अब एम का मतलब होता है मेटास्टेबल। किसी भी एक एटम की दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड। मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट से भी ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल आपको कहीं से बोन का एक टुकड़ा मिला है, यानी बोन मिली है आपको कहीं से भी, तो आप उस बोन को की एज फाइंड करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि ये बोन कितनी पुरानी है, ये इसकी एज क्या है। तो आप उसकी एज देखने के लिए उसके अंदर कार्बन 14 का कंटेंट चेक करोगे, यानी उसके अंदर कार्बन 14 देखोगे कि उसमें कार्बन 14 की अमाउंट कितनी है। कार्बन की भी 3 आइसोटोप्स है, जिसमें से कार्बन 14 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट इज़ यूज्ड इन रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस। अब कार्बन किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब तक वो ज़िंदा होता है उसके अंदर कार्बन 14 के ट्रेसेस अमाउंट मौजूद होते हैं, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। जैसे ही वो बॉडी डेड हो जाती है, तो डेड होने के बाद उसके अंदर कार्बन 14 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो क्या होता है, कार्बन 14 फिर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। तो फिर हमें जब भी कोई भी किसी भी डेड बॉडी की एज फाइंड करना चाह रहे हों, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की, अब डेड बॉडी में सिर्फ ह्यूमन नहीं आ रही, इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, इसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर आप कह सकते हैं। उसकी हमने एज फाइंड करनी है कि ये कितना पुराना है, ये ज़मीन में कितना देर पहले ये एग्जिस्ट कर रहा था। तो उसको देखने के लिए हम कार्बन 14 के अमाउंट चेक करेंगे। अब जो बॉडी जितनी पुरानी डेड होगी उसमें कार्बन 14 की अमाउंट उतनी ही कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन 14 उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही और ये फर्दर क्या हो रही है, टूटती जा रही है, डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी जो जितनी पुरानी होगी उसमें कार्बन 14 की अमाउंट उतनी ही कम होगी। तो आप रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग की डेफिनेशंस किस तरह से आप लोग लिख सकते हो? रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14, यानी किसी भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट की, यानी जो बहुत पुराना ऑब्जेक्ट है उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस यूज़ होता है, कार्बन 14 आइसोटोप यूज़ होता है। अच्छा, एक और चीज़ आप देख लें, अगर तो हमने कार्बन 14 आइसोटोप यूज़ किया है तो वो रेडियो कार्बन डेटिंग है, लेकिन अगर कार्बन 14 की जगह हम कोई और आइसोटोप ले रहे हैं किसी भी एक ऑर्गेनिक मैटर की एज को फाइंड करने के लिए, उसकी हिस्टोरिकल एज को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगा? रेडियो एक्टिव डेटिंग कहलाएगी। अब इसका थर्ड इसकी एप्लीकेशन है कि कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम मेटल्स की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, या कोई भी कंक्रीट मटेरियल है, कंक्रीट आपको पता है सीमेंट वगैरह इसमें आ जाती हैं, उस चीज़ की स्ट्रेंथ वगैरह को देखने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इससे एग्जांपल मिलती है कि जब हम यूरेनियम 238 को बम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रॉन्स को फॉल करवा के, जब हमने यूरेनियम 238 को के ऊपर जब हमने क्या करना है, न्यूट्रॉन्स को हम जब फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है क्रिप्टॉन एंड बेरियम में, और प्लस एक्सेस अमाउंट ऑफ, और फिर इसके अलावा ये न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ दी एनर्जी भी रिलीज़ कर रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो एनर्जी है, ये जो एक्सेस अमाउंट में जो निकल रही है, ये आगे से इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है जो टर्बाइंस हैं उनको रन करने के लिए, यानी जो पंखे हैं वो उसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी घुमाने के लिए। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होंगे? दे आर यूज टू जनरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन, दे आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आगे नेक्स्ट लास्ट इसका जो यूज़ है वो है मेडिकल डायग्नोसिस में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं कैंसर वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, थायराइड डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए, जिसमें कैंसर वगैरह को देखने के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 के अलावा स्ट्रोंशियम 90 भी यूज़ हो सकता है स्किन कैंसर को देखने के लिए। इसके अलावा जो थायराइड डिसऑर्डर्स को देखने के लिए जो आइसोटोप यूज़ होता है वो आयोडीन 131 आइसोटोप इज़ यूज। अच्छा, एक चीज़ देखने की, जो एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन आल्सो। अब हम जो नेक्स्ट एक और टॉपिक जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सोर्स का, इसको एक तरह से इसका एप्लीकेशन भी हम कह सकते हैं,
ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका अलग से टॉपिक क्या है, आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। यानी कोई भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जब अपने अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब रिलीज करता है तो वो एनर्जी किसी भी एक एटम को आयनाइज करने की एबिलिटी रखती है। अब आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन क्या है कि एक एटम जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जब अपने अंदर से रेडिएशन को रिलीज़ करेगा, अगर उसकी एनर्जी किसी भी एक एटम के आयनाइजेशन एनर्जी का इक्वल होगी तो वो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने की एबिलिटी रखेगा। अब ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम क्या करेगा, सोडियम एटम को जब इसके वैलेंस शेल के ऊपर जब भी रेडिएशंस आके जब टकराएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ बना रही हूँ, उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब रेडिएशंस किसी भी रेडियो एक्टिव आइसो फॉर एग्जांपल रेडियम 226 ने रेडिएशंस को रिलीज़ किया है अपने अंदर से, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जाके ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में बनाया हुआ है, तो ये भी रिलीज़ नहीं हुआ, तो ये सोडियम एटम है। तो जब ये एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को जाके इसको टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा एक वैलेंस शेल से तो ये क्या आ जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक रेडिएशन एम्प्टी फॉर्म में रेडियो एक्टिव सोर्स काजेस एटम्स टू आयनाइज, यानी कोई भी रेडिएशन जो किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलती है वो किसी भी एक एटम को आयनाइज करने की एबिलिटी रखती है, क्योंकि वो भी एनर्जी है और इसको भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी की ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लें, बॉक्स में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन साइड पे दिया हुआ है कि गैलियम एक एलिमेंट के बारे में उसने बात की है कि गैलियम का टेम्परेचर, गैलियम इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये वेपोरेट नहीं होता। नॉर्मली जब ये बड़ा हो तो ये वेपोरेशन का प्रोसेस नहीं करता। वेपोरेशन कहते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस फॉर्म। और दूसरी चीज़ की देखें कि इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, गैलियम का कम होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर 37, जो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट वो 37 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। और एक और चीज़ आपकी बुक में से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में और बताई है, उसने कहा है कि ज़मीन पे या मार्स में किसी भी प्लेनेट का कोई भी एलिमेंट अगर आप लोग ले लो, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट आप मार्स का ले लो और वही हाइड्रोजन एलिमेंट आप ले लो ज़मीन का, उन दोनों की नेचर क्या होगी, सेम होगी, यानी एलिमेंट्स की नेचर क्या होती है, सेम होती है। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।